गदूद के मर्ज़ के साथ बहुत ज़्यादा पेशेंट हमारे पास यूरोलॉजी ओपीडी में हर वक़्त मौजूद होते हैं और बहुत ज़्यादा तशरीफ़ लेके आते हैं। ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो ओल्ड एज होते हैं और गदूद जो है उसके मुतालिक बहुत सारे अबहाम मरीज़ों के होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके सवालात होते हैं जो उनके माइंड में होते हैं ट्रीटमेंट से रिलेटेड। आज हमने उन्हीं के ऊपर कुछ रोशनी डालनी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरो टॉक्स विद डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक हारिस है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। गदूद बेसिकली एक अखरोट के साइज़ का एक ऑर्गन होता है, एक उज़्व होता है जो आपके मसाने के मुँह के ऊपर मौजूद होता है। इसके अंदर से पेशाब की नाली गुज़रती है और उस पेशाब की नाली को प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बोला जाता है। इसका जो मेन फ़ंक्शन है वो ये है कि ये आपकी सीमन की प्रोडक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। इस वक़्त गुज़रने के साथ-साथ, उम्र रसीदा होने के साथ-साथ इसका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है और इसकी 2 लोब बेसिकली आपस में मिलना शुरू हो जाती हैं और पेशाब का रास्ता तंग कर देती है। जिसके नतीजे में मरीज़ को मुख्तलिफ़ किस्म के पेशाब के मसाइल शुरू हो जाते हैं, जिनमें पेशाब का रुक-रुक कर आना और पेशाब का बार-बार आना, ज़ोर लगा कर आना, मसाना अच्छी तरह खाली ना होना और पेशाब की जो है हाजत होना बार-बार। और इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि पत्थर हो सकता है मसाने के अंदर, इसके अलावा गदूद की वजह से गुर्दे ख़राब हो जाते हैं प्रेशर की वजह से, बार-बार पेशाब बंद हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, पेशाब के अंदर खून आ सकता है। इसके अलावा मसाना कमज़ोर होकर उसमें ट्रैबिकुलेशंस बन सकते हैं। तमाम मसाइल जो हैं ये गदूद के बढ़ जाने की वजह से उगते हैं। तो इन तमाम मसाइल के मद्देनज़र मरीज़ बहुत ज़्यादा जो है परेशान होता है, बहुत ज़्यादा उसकी जो सिम्पटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशानकुन होती हैं और उसका इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गदूद के इलाज के लिए हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद हैं, उनमें सबसे पहले तो ये है कि अगर आपके सिम्पटम्स बहुत नॉर्मल से हैं, कम हैं, तो उसमें आप लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करें। अपनी जो आदत हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी की, पानी की इनटेक की, इनको मुनासिब करें अपने गदूद के इलाज के हिसाब से। दूसरे नंबर पर अद्वियात है और तीसरे नंबर पर ऑपरेशन का जो ऑप्शन है वो मौजूद होता है। इसमें इस्तेमाल होने वाली अद्वियात में अल्फ़ा ब्लॉकर होता है और इसके अलावा कॉम्बिनेशन भी दिया जा सकता है अल्फ़ा ब्लॉकर का 5 अल्फ़ा रिडक्टेज़ इन्हिबिटर के साथ। जो कि आपको मैं अभी पिक्चर में दिखा रहा हूँ। और इसके अलावा अल्टीमस्क्रीनिक्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, सियालिस भी यूज़ किया जा सकता है और इसके अलावा कुछ नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया के पेशेंट्स के अंदर वेज़ोप्रेसिन भी यूज़ किया जाता है। तो ये तमाम अद्वियात हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं। अब सवाल पैदा होता है कि गदूद के इलाज के लिए ख़ुसूसी तौर पर ज़्यादातर कौन-सी दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं? गदूद के इलाज के ज़्यादातर 2 अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, 2 या 3 अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें टेम्सोलिन है, टेम्सोलोसिन है, साइलोडोसिन है, जिसे अल्फा ब्लॉकर्स बेसिकली कहते हैं और दूसरा ग्रुप जो है इसका कॉम्बिनेशन का है, जो आपका अल्फा ब्लॉकर का 5 अल्फा रिडक्टेस इन्हिबिटर्स के साथ है, जो मुख्तलिफ किस्म के मार्केट के अंदर नामों से अवेलेबल है, जिसमें डू डॉट है जो इसका जेनेरिक है, इसके अलावा मैक्सप्रो-डी है, टेम्सोल-डी है। इसके अलावा जो लोग ज़्यादा इन चीज़ से परेशान होते हैं, जिनको पेशाब बार-बार आता है और रात को बहुत ज़्यादा तंग करता है, कपड़ों में निकल जाता है, ऐसी कंडीशन के लिए एंटी मस्करीनिक देना ज़रूरी होता है और एंटी मस्करीनिक जो है वो मुख्तलिफ किस्म के नामों से अवेलेबल है, जिसमें सोलिफिनासिन साल्ट हम यूज़ करते हैं, टोल्टेरोडीन साल्ट हम यूज़ करते हैं। तो ये तमाम अद्वियात हैं। इसके अलावा मीरा बैकग्राउंड बीटा 3 एगोनिस्ट है, ये भी यूज़ किया जाता है। तो ये तमाम अद्वियात ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं गदूद के पेशेंट्स के लिए। मरीज़ परेशान होते हैं, उनका सवाल ये होता है कि क्या उनका इलाज अद्वियात के साथ हो सकता है? अगर आपके अंदर कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है कि आपका फ़ौरी तौर पे ऑपरेशन किया जाए, तो आपका इलाज सिर्फ़ हमने अद्वियात की तरह ही अद्वियात के इस्तेमाल से ही कराना है। अद्वियात आपके गदूद के साइज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर आपका गदूद छोटा है तो सिर्फ़ एक आपको मेडिसिन दी जाएगी जो अल्फ़ा ब्लॉकर होती है और दूसरे नंबर पर अगर आपका गदूद बड़ा है तो उसमें आपको कॉम्बिनेशन थेरेपी की जाएगी। कॉम्बिनेशन थेरेपी विद 5 अल्फ़ा रिडक्टेज़ इन्हिबिटर, जिसमें डू डॉट है, टेम्सोल-डी है। आपको पेशाब बार-बार आने के सिम्पटम बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको फिर एंटीमस्क्रीनिक या मीराबेग्रॉन वगैरह भी ऐड करके आपकी सिम्पटम्स को बेहतर बनाया जा सकता है। इसके अलावा मरीज़ों का सवाल ये होता है कि क्या अद्वियात से उनका गदूद का जो है गदूद है बेसिकली वो ख़त्म हो जाएगा? इसमें जो कॉम्बिनेशन थेरेपी है उसमें 5 अल्फ़ा रिडक्टेज़ इन्हिबिटर है। इसका एक फ़ंक्शन ये होता है कि ये गदूद के साइज़ को कम कर देता है। तकरीबन 3 से 6 महीने के अंदर, लॉन्ग टर्म के अंदर ये गदूद के साइज़ को कम कर देता है। इसके अलावा कॉम्बिनेशन थेरेपी का ये फ़ायदा होता है कि आपकी ये सर्जरी के चांसेस कम करा देता है, आपको पेशाब बंद होने के चांसेस कम करा देता है। आपका फ्लो बेहतर हो जाता है और इसके अलावा आपका जो आईपीएसएस स्कोर जो हम कैलकुलेट करते हैं वो भी बेहतर हो जाता है। मतलब मरीज़ का जो सिम्पटम्स हैं बेसिकली वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं और उसकी सर्जरी के चांस कम हो जाते हैं। तो इतना ज़्यादा फ़वायद हैं ये कॉम्बिनेशन थेरेपी के और पेशेंट जो है वो काफ़ी अरसे तक इसको इस्तेमाल करके ठीक रहते हैं। इसके अलावा पेशेंट का सवाल होता है कि कितना अर्सा दवाई खानी है? इसकी दवाई जो है बेसिकली लॉन्ग टर्म आपने इस्तेमाल करनी है, लंबे अरसे चलती है। जैसे ही कुछ मरीज़ अपनी अद्वियात को छोड़ते हैं, नागा करते हैं 1-2 दिन का, तो उनको वही सिम्पटम्स दोबारा शुरू हो जाते हैं।
तो हम मरीज़ों को यही एडवाइस करते हैं कि रेगुलरली अद्वियात इस्तेमाल करें। इसके अलावा ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनके अंदर सर्जिकल इंडिकेशन होती है एब्सोल्यूट, लेकिन वो कहते हैं कि अद्वियात से हमारा इलाज करते हैं। ऐसी सूरत के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है मरीज़ों का इलाज करने में, क्योंकि ये तमाम इंडिकेशन जो मैं पहले बता चुका हूँ वो सर्जरी की इंडिकेशन होती है। अगर आपके अंदर ये मौजूद है तो लामहला आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, अगर आपकी जो बीमारी है उसको आप इलाज चाहते हैं। अद्वियात जो हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन जब हो जाती हैं तो उसमें फ़ायदेमंद साबित नहीं होती और आपको ऑपरेशन कराकर गदूद निकलवाना पड़ता है। इसके अलावा मरीज़ों का ये सवाल होता है कि गदूद के इलाज के लिए कौन-सा ऑपरेशन सबसे ज़्यादा बेस्ट है? गदूद के लिए बहुत सारे ऑपरेशन की सहूलतें आजकल मौजूद हैं, जिसमें मिनिमली इन्वेसिव हैं और इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं। मिनिमली इन्वेसिव के अंदर रेज़्यूम प्रोसीजर है, इसके अलावा यूरोलिफ्ट है, स्टेंट्स हैं, ये अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा अगर आप इन्वेसिव प्रोसीजर्स की बात करें तो उसमें ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट जो हम करते हैं, बर्मे वाला ऑपरेशन जिसको कहा जाता है वो है। इसके अलावा चीरे वाला ऑपरेशन है जिसे टीवी भी बोला जाता है। इसके अलावा यही दोनों ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी या रोबोट के ज़रिए भी किए जा सकते हैं। इसके अलावा लेज़र की सर्जरी से भी मरीज़ के गुदूद को जिस्म से बाहर निकाला जा सकता है, जिसमें आप लोगों को पता है कि गोल्ड स्टैंडर्ड जो बेसिकली ट्रीटमेंट है वो ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट है, वो बाइपोलर से हो या मोनोपोलर से हो। तो ज़्यादातर इसका जो मेन ट्रीटमेंट है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, वो आपके पास टीओआरपी की ऑप्शन मौजूद होती है। लेकिन मरीज़ कुछ तो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि हम बर्मे वाला ऑपरेशन नहीं कराएँगे, इससे पूरा गदूद नहीं निकलता। गदूद ना निकलने से उनके मसाइल उनको लगता है कि दोबारा से होना शुरू हो जाएँगे और हमें चीरे वाला ऑपरेशन ही कराना है। बेसिकली टीवीपी या चीरे वाले ऑपरेशन की कुछ इंडिकेशंस होती हैं, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा गदूद है तब हम करते हैं, अदरवाइज़ लेज़र वाला ऑप्शन या बर्मे वाला ऑपरेशन बेसिकली वो बहुत ज़्यादा आइडियल होता है और गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है और हम एडवाइस मरीज़ों को यही करते हैं कि आप जो है वो ट्रांसयूरेथ्रल सेक्शन ऑफ प्रोस्टेट ही कराएँ। इसके अलावा मरीज़ ये समझते हैं कि क्या गदूद हमारा पूरा निकल जाएगा टीओआरपी से, और क्योंकि टीवीपी के ज़रिए उनका गदूद ज़रा ज़्यादा निकलता है और ट्रांसयूरेथ्रल सेक्शन ऑफ प्रोस्टेट में हम कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं। बेसिकली इन प्रोसीजर्स दोनों के अंदर ही गदूद पूरे का पूरा जिस्म से नहीं निकाल सकते। अलबत्ता जो चीरे वाला ऑपरेशन है उससे गदूद का काफ़ी हिस्सा हम बाहर निकाल सकते हैं पेरिफेरल ज़ोन के अलावा। लेकिन जो ट्रांसयूरेथ्रल सेक्शन ऑफ प्रोस्टेट है, टीयूआरपी है, कैमरे वाला ऑपरेशन है, उसमें जो रुकावट कर रहा होता है इससे ज़्यादातर हम उसको काटते हैं। एक लिमिट होती है हमारी, उससे आगे हम नहीं जा सकते और उसको काटना उस जगह तक ही पॉसिबल होता है, बाकी गदूद जो है वो वहीं पर मौजूद रहता है। इसके अलावा मरीज़ ये भी पूछते हैं कि क्या गदूद की सिम्पटम्स दोबारा आ जाएँगी, गदूद बढ़ जाएगा? डेफ़िनेटली कुछ अरसे के बाद, कुछ लोगों में कुछ सालों के बाद तकरीबन 5 साल भी गुज़र जाते हैं, 8 साल, 10 साल भी गुज़र जाते हैं। कुछ लोगों को थोड़ा जल्दी भी जो है वो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। गदूद जो है बेसिकली मौजूद होता है और वो जो है वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। कुछ मरीज़ों के अंदर सर्जरी अगर ठीक ना हो तो उसको रेज़िडुअल प्रोस्टेट बोलते हैं और वो फौरी तौर पर दोबारा से सिम्पटम्स आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर प्रोस्टेट का ऑपरेशन सही हो जाए तो उसके अंदर आपको काफ़ी अर्सा आप अपनी सिम्पटम्स फ्री रहते हैं और गदूद जो है वो तकरीबन 5 से 10 साल तक आपको तंग नहीं करता। तो ये एक ओवरव्यू है जिसमें मैंने कोशिश की है मरीज़ों के क्वेश्चंस को ख़ास तौर पे जवाब देने की। अक्सर औक़ात बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं मरीज़ और उनको समझ नहीं आ रही होती कि उनके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है। जब भी आपको गदूद से रिलेटेड मसला हो तो लाज़मी जो है यूरोलॉजिस्ट से मिलें, हमारा दिया गया नंबर है, इस पे भी राब्ता कर सकते हैं। उसके हिसाब से आपको चेकअप किया जाएगा, अल्ट्रासाउंड करा के देखा जाएगा और जो भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन मौजूद होगी तरीका इलाज की, वो आपको उसके बारे में आगाह किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो लाज़मी शेयर करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर उनके जवाब दूँगा। वीडियो को लाज़मी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।